हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजे अर्शशाला। इस वीडियो में हम एमए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम फर्स्ट सेमेस्टर के बाकी जितने भी पेपर्स हैं इस वीडियो में उनको डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल एसजे अर्शशाला पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें देखिए, जैसा कि आपको आपके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट पता है कि 16 मार्क्स से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है जो कि 16 मार्क्स कैरी करता है। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आया है अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपको डिस्क्राइब करना है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है, टू द पॉइंट चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। बहुत ज़्यादा लेंथी लिखते हैं तो उसके मार्क्स तो देखो आपको मिलेंगे, बट बहुत ज़्यादा लेंथी लगने से एग्जामिनर को लगता है कि आपको इतना ही नहीं पता कि कितना लिखना है, तो सफिशिएंट लिखना चाहिए। द नेक्स्ट इज मनी इल्यूजन, लीनियर कंजम्पशन कर्व। तो देखिए क्वेश्चन पेपर को देखने से हमें आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप जब भी अपने सिलेबस में कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसका मीनिंग आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अगर आप वो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके अपने आप ही प्रिपेयर होते चलते हैं जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो। अब जैसे कि यहाँ पे लीनियर कंजम्पशन का फंक्शन पूछा हुआ है तो आपसे नॉन लीनियर भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसका भी पता होना चाहिए। डिस्पोजेबल इनकम है, इफेक्टिव डिमांड, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की जगह आपसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पूछ सकते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सीलरेटर। नेक्स्ट इज यूनिट 1। तो ये वाला जो है 16 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्रिटिकली एग्जामिन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। एंड नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द केन्जियन 4 सेक्टर मॉडल ऑफ इनकम एंड इनकम डिटर्मिनेशन। तो 4 सेक्टर मॉडल में 2 सेक्टर और 3 सेक्टर के सारे कंपोनेंट तो इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये 16 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी को एक्सप्लेन करने का अपना एक तरीका होता है। जितने सलीके से, जितने अच्छे से आप थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे आपके नंबर उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। जब भी हम कोई थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बताती हूँ। जैसे सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना चाहिए एंड डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी होती है, वो आप अच्छे से कर लीजिए किसी भी एक इकोनॉमिस्ट की, ठीक है। उसके बाद अजम्पशंस आती हैं उस थ्योरी की। उस थ्योरी में जो भी अज्यूम किया गया है वो अजम्पशंस आपको लिखनी होती हैं, ओके। एंड देन थ्योरी की एक्सप्लेनेशन। अगर डायग्राम से थ्योरी है तो डायग्राम भी बनाइए। और देखिए डायग्राम जो है ना वो बहुत अच्छा लगना चाहिए, मतलब देख के ही बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो आपका डायग्राम। और वो नीट एंड क्लीन तब बनता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाथ से 2-3 बार डायग्राम को बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, तब जाके आप एग्जाम में अच्छे से बना सकेंगे, ओके। एंड देन अगर उस थ्योरी की क्रिटिसिज्म है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में कोई थ्योरी ऐसी नहीं होगी जिसकी क्रिटिसिज्म न की गई हो। जैसे क्लासिकल्स को हमेशा केन्ज ने क्रिटिसाइज किया है, तो इस तरह से क्रिटिसिज्म्स तो होती हैं, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। और अगर क्रिटिसिज्म से पहले आपसे बेनिफिट्स पूछ लिए गए या फिर उसमें जो जो अच्छी बातें हैं या इंपॉर्टेंस है उसकी, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करनी है, ओके। तब जाके आपका एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो रेडी होता है, ओके। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 2। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम इन गुड मार्केट एंड मनी मार्केट विद ISLM फ्रेमवर्क। ISLM अपने आप में ही इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। देखिए मास्टर्स में अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करें। पेपर को सिर्फ इसलिए ना दें कि सिर्फ पास होना है इस तरह से, बल्कि नॉलेज भी गेन करें। अगर आपको अकेडमिक्स में अपना करियर बनाना है या आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ओके। अपने टीचर से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, खुद से कीजिए चाहे कहीं से कीजिए, बट कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि नेट में मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो आपके पीजी का ही आता है, ओके। तो पीजी में जितने अच्छे कंसेप्ट क्लियर उतना आपको नेट में आगे हेल्प होगी। डिस्कस द रोल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ LM कर्व इन डिसाइडिंग द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। देखिए ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, कुछ बातें जो आपकी मदद कर सकती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर, उनका सोल्यूशन आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतने क्वेश्चन पेपर का आंसर करना पॉसिबल भी नहीं है। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं कोशिश करूंगी कि इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ, इसके लिए आप एसजे अर्शशाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3। क्रिटिकली एक्सप्लेन वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें देखो क्रिटिकली एक्सप्लेन पूछा हुआ है, तो आपको क्रिटिकली यानी क्रिटिसिज्म लिखनी है। सबसे पहले वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया है, इसमें हम क्या बताते हैं, इसका डायग्राम भी वो सब बताना है, और फिर उसकी क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी टू अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी अपने आप में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी ध्यान देना। नेक्स्ट इज क्रिटिकली एक्सप्लेन परमानेंट इनकम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। थ्योरी ऑफ कंजम्पशन आपको पता है परमानेंट वाली है, इसी तरह से एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी है, फिर रिलेटिव वाला भी है, एंड देन लाइफ साइकिल। 4 थ्योरी ऑफ कंजम्पशन आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे परमानेंट वाली पूछी हुई है, आपके पेपर में हो सकता है इन तीनों में से कोई सी आ जाए, तो चारों तैयार कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट इज राइट अ डिटेल नोट ऑफ फाइनेंशियल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ही जी
इजी पेपर है ये, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ पूछ लिया तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, कब दिया कब आता है सब। रिकार्डो की थ्योरी के 2 कॉन्ट्रीब्यूशन बताने हैं, इंस्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक स्टेबल होता है एक इनस्टेबल होता है, वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज इनविजिबल हैंड, जो कि एडम स्मिथ ने दिया इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट। नेक्स्ट इज बेसिक नीड्स एंड हैरेड मॉडल। हैरेड मॉडल अब जैसे कि आ गया तो ये नहीं कि आप पूरा एक्सप्लेन करने लग जाओ उसकी इक्वेशन, नहीं, सिर्फ बताना है हैरेड मॉडल इस ईयर में आया था, इस बुक में दिया है, और हैरेड का जो मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, किस टॉपिक पे वो बात करता है। यूनिट नंबर 1 में रेलेवेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे मान लीजिए आपसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की फीचर्स पूछ ली जाए, तो उसमें क्या होता है सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, है ना, और उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो मैं उनका आपको थोड़ा सा तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है, कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी का किस तरह से रोल है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उसके बाद उसका थोड़ा सा मीनिंग रखोगे, टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे उसमें हेल्पफुल होती है, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी रोल या इंपॉर्टेंस जो भी है वो आप एक्सप्लेन करोगे। और क्या करोगे, सबसे पहले पॉइंट्स के नेम डाल दोगे ऐसे, ठीक है, पॉइंट्स के नेम डाल दोगे। उसके बाद फिर लिखोगे कि ऊपर जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके एक्सप्लेनेशन इस तरह से, फिर आप उनको एक एक उठाओगे और फिर एक्सप्लेन करते जाओगे। ये एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि 16 मार्क्स में आपको अच्छी खासे पेज भरने होते हैं, ठीक है। और अगर आपका एग्जामिनर का डायरेक्ट नजर जाएगी आपके इन पॉइंट्स पे, उसे वो पढ़ते यहाँ से एस्टिमेशन लगा लेगा कि हाँ आपको आता है। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजीज और ट्रिक हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज इन पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशन। ये देखो आ गया कि डेवलपिंग नेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। इसमें यही पॉइंट वाला ही क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको इस तरह से जो है वो प्रेजेंट करना है, और स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बताना है कि स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 2, मेथड्स एंड मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को मेजर करने के पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, जो भी मेथड्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। राइट अ डिटेल नोट ऑन डेवलपमेंट गैप, यस, और उसके मेजरमेंट, कैसे हम उसको मेजर करेंगे डेवलपमेंट गैप को। यूनिट 3 क्रिटिकली एक्सप्लेन मार्क्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में भी इससे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे शुम्पीटर थ्योरी है, इससे भी क्वेश्चन आता है। इन थ्योरीज का मेन आइडिया आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना, ओके। मार्क्स ने जिस तरह के ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट दिया हुआ है, सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट दिया हुआ है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। शुम्पीटर की इनोवेशन थ्योरी है, आपको पता होगा, ये रहा लिखा हुआ, ओके। यूनिट नंबर 4 में आया है सोलो का ग्रोथ मॉडल, ये आप ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज जॉन रॉबिन्सन का मॉडल ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट। तो मैथ्स का नाम सुन के सब डर जाते हैं, बट सच बताऊं इकोनॉमिक्स में मैथ इतना मुश्किल नहीं है जितना कि मैथ अपने आप में है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ काम का मैथ है, और इतना मुश्किल नहीं है कि आप उसे ना समझ सके या आप उसे ना कर सकें। या कई बच्चों को ऐसा लगता है प्लस 1 प्लस 2 में हमने मैथ नहीं करा तो हम अब एक को ले लिए और उसमें मैथ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 10th तक भी पढ़ा है तो आप मैथ आराम से कर सकते हैं, मैंने भी किया था, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको अपनी माइंड को ये प्रिपेयर करना है इस बात के लिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। कई बार अगर हम इतना नेगेटिव बोल जाते हैं नहीं होगा तो चीज़ें अपने आप ही फिर खराब होने लगती हैं। एक बार अपनी माइंड को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दीजिए कि हाँ मुझसे ही होगा तो ज़रूर होगा, ठीक है। चल यस और मुझे तो बिलीव भी नहीं हुआ था, मैंने भी 10th के बाद मैथ्स प्लस 1 प्लस 2 में नहीं पढ़ा था। और फिर मैंने नए कॉलेज में जब मैथ्स का एग्ज़ाम दिया था तब एक बार मेरे 80 में से 79 मार्क्स आए थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ओके। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ, सॉल्व द क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल सिंपल, एक्स की वैल्यू है तो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ, एक्स की वैल्यू निकालनी है इधर उधर करके। और लोग वाला चैप्टर पढ़ते हैं हम, इसमें लोग की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स वाला तो बहुत इजी चैप्टर और सबको पसंद आता है, मुझे भी पसंद था। माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आप माइनर पढ़ते हो, कोफैक्टर पढ़ते हो, इनवर्स पढ़ते हो मैट्रिक्स में, है ना, एडजॉइंट पढ़ते हो। इस तरह से लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होती है और यहाँ पे डेरिवेशन करना है। ये सिंपल डेरिवेशन है एंड दिस इज पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो डेरिवेशन भी आप अच्छे से सीख लेना। और नेक्स्ट इज फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। यूनिट 1 में आया हुआ है सेट वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपको तो कॉमन है, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये आपको प्रूव करनी है। इसमें आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है, ओके। नेक्स्ट भी हमारे पास सेट का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टेटमेंट बेस्ड है। तो एक क्लास में 60 बॉयज़ हैं, 45 बॉयज़ जो है वो कार्ड प्ले करते हैं, 30 कैरम करते हैं। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ये 8 मार्क्स का है। सच बताऊँ मैथ का ये फ़ायदा है ना कि आपको अगर क्वेश्चन आता हो तो आपको थोड़े में ही तो एक्सप्लेन हो जाता है और नंबर पूरे मिलते हैं। 8 नंबर की थ्योरी आ जाए ना, आप 2 पेज भरोगे आगे पीछे के, टोटल 4, तब जाके आपको 8 नंबर पूरे भी नहीं मिलेंगे। और इसमें आपका आधे पेज में या 1 पेज में ये सवाल हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ मैथ्स, अगर आपको आता हो तो। या फिर स्टैट में भी ऐसे होता है। सोल्व द इक्वेशन, इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लग रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट इज फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब यहाँ पे एप्लीकेशन है मैथ की। अब जैसे कि माइक्रो में तो हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन पढ़ लिया, लेकिन उसको मैथमेटिकली क्या वैल्यू देंगे वो हम इसमें पढ़ते हैं मैथ्स में, इसीलिए मैथ्स की एप्लीकेशन होती है इकोनॉमिक्स में। अब जैसे आपको ये इक्वेशन दे दी मैथ्स के, अब इसको सॉल्व करके आप प्राइस एंड क्वांटिटी निकाल सकते हो इक्विलिब्रियम वाली। दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स इन इकोनॉमिक्स। यूनिट 2 से हमारे पास मैट्रिक्स है, तो जैसे ये आइडेंटिटी है, ये प्रूव करनी है। ए बी की मल्टीप्लाई करके ए सी की करके उनका डिफरेंस निकालना और देखना वो इससे बराबर है या नहीं, ठीक है, शो करना है आपको। ग्रामर रूल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इससे एक क्वेश्चन मिल जाता है, यहाँ पे 10 का है, कई बार 16 का भी आ जाता है, और बहुत ईजी है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। नेक्स्ट इज इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका पूरा चैप्टर आपके पास इनपुट आउटपुट मॉडल इसका नाम है। तो यही देखा जाता है कि एक सेक्टर का आउटपुट कैसे दूसरे सेक्टर में एज ए इनपुट यूज हो रहा है। जैसे एग्रीकल्चर का आउटपुट है शुगर केन, और वही शुगर केन जो है शुगर बनाने के लिए इंडस्ट्री में यूज हो रहा है एज ए रॉ मटेरियल, और उनका फाइनल गुड है शुगर। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3, जिसमें आपको डेरिवेशन करना है। ये आपकी इक्वेशन है इसके रिस्पेक्ट में, ये वाला भी हमारा डेरिवेशन से ही क्वेश्चन आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रा ध्यान से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गिवन द डिमांड फंक्शन दिस, कैलकुलेट करनी है प्राइस इलास्टिसिटी जब प्राइस जो है वो इतना दे रखा हो। अब जैसे ये प्राइस की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे ना, तो आपके पास क्यू मिल जाएगा, और फिर आप प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लेगा, पी मिल गया, क्यू मिल गया, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आराम से निकल सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा होता है, ये नेट में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय इक्वेशन दिस, फाइंड एमआर फॉर एनी आउटपुट, और फिर एमआर निकालना जब क्यू 0 और क्यू 4 हो। ये इक्वेशन में पुट करनी है। तो यूनिट 4 में आया हमारे पास लोग की वैल्यू, यहाँ पे जेड की वैल्यू ये दे रखी है, और आपको ये वाली चीज़ शो करनी है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, पूरा लेंथ है, ये पार्शियल डेरिवेशन से आया हुआ है। डिमांड फंक्शन हमें इस तरह से दे रखा है, फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम, लेवल ऑफ आउटपुट भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम रेवेन्यू की वैल्यू भी निकालनी है। नेक्स्ट पेपर इज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैट आ गया। स्टैट में शॉर्ट में आया मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है, और भी जितने भी बार डायग्राम के टाइप है सारे कर लेना। मल्टीपल आया हुआ है इस बार, हो सकता है आपसे और कुछ पूछ लिया जाए, तो बेसिकली इनको देख के आपको एक हिंट लगाना है, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की बजाय आपसे हार्मोनिक मीन या अरिथमेटिक मीन पूछा जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिस्पर्जन, स्क्यूनेस पूछ सकते हैं आपसे, लॉरेंज कर्व, ओके, स्प्लाइसिंग है, सीपीआई है, तो आपसे डब्ल्यूपीआई भी पूछा जा सकता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इवेंट्स से आपसे ट्रायल पूछा जा सकता है कि ट्रायल क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ थ्रो ऑफ एन डाइस, यानी अगर आप एक डाइस थ्रो करते हो तो उसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, छोटा सा है। तो इसमें फॉर्मूला क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जितने भी फेवरेबल आउटकम्स है उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 तक नंबर आ सकते हैं। फेवरेबल आउटकम यानी फेवर में कितने हैं, इवन नंबर के निकालने, तो इवन नंबर इसमें कितने होंगे, 2 4 और 6, तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम 3, और टोटल कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। वेरी सिंपल, 2 मार्क्स मिल रहे हैं सिर्फ इतना करने से। यूनिट 1 में आता है ग्राफ क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जितने भी मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज, पॉइंट्स में आएगा तो उसी फॉर्मेट से अच्छे से पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट इज मीडियन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे मोड और मीन भी पूछा जा सकता है, तो दोनों को अच्छे से तैयार रखना। मीन मोड मीडियन आप 10th से पढ़ के आए हो, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। यूनिट नंबर 2 में व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो है वो मीन मोड मीडियन प्रॉपर्टीज जो है वो मीन की भी होती हैं, हो सकता है आपसे मीन की पूछ रही, इस यूनिट में नहीं, अगर सेंट्रल टेंडेंसी वाली यूनिट्स में पूछी जा सकती हैं। एंड नेक्स्ट इज कैलकुलेट मीन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीन डेविएशन मीडियन की बजाय मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी आ सकता है। नेक्स्ट इज फाइंड मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो 16 मार्क्स से में आपसे 4 चीज़ें पूछ ली, मीन भी निकालो, मोड भी निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो, और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी निकालो। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3, इसमें आपको निकालना है इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर देयर टाइप्स, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स बाय लास्ट ईयर पास्ट फिशर। एंड लास्ट यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा है, कार्ड को ड्रॉ किया जाता है रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो ड्रॉ किया हुआ कार्ड है वो या तो क्वीन हो या किंग ऑफ स्पेड हो। तो इसकी भी अलग अलग थ्योरी होती है, एडिटिव मॉडल है, मल्टीप्लिकेशन मॉडल है, उनसे आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग में 5 व्हाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 बॉल जो है वो आप रैंडमली ड्रॉ करते हो वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, विद रिप्लेसमेंट वाला और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला।
तो विद और विदाउट में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें दोनों में प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो दो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दोनों कार्ड ड्रॉ किए हैं वो ब्लैक है। बेस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट। बेस थ्योरम आपको प्रूव करनी है अपनी तरफ से, पूरा स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एस जॉर्ज शाला। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।